हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रिज। लास्ट वीडियो में हमने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा था और आज हम मौर्योत्तर काल के शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मौर्योत्तर काल में भारत में अनेक छोटे छोटे राजवंश उभर के आए। उनमें से एक महत्वपूर्ण वंश था शुंग वंश। तो प्राचीन भारत की इस सीरीज में आज हम शुंग वंश पढ़ेंगे, जिसका टाइम पीरियड था 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक। शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो थे पुष्यमित्र शुंग, जो मौर्यों के सेनापति थे। आपने मौर्यों के साम्राज्य के बारे में अगर आपको याद हो तो मौर्यों का पहला राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम कौन था? बृहद्रथ। और उन बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। और इसी तरह से पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? अपने शुंग वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 184 ईसा पूर्व। ठीक है, 184 ईसा पूर्व में इन्होंने अपने शुंग वंश की स्थापना की थी। कई बुक्स में 185 ईसा पूर्व भी लिखा होता है। जो शुंग वंश का अंतिम राजा था वो था देवभूति और उनको मारा था कण्व वंश के वासुदेव ने। तो कण्व वंश का संस्थापक कौन हो गया? वासुदेव। यहाँ पे भी व है, कण्व में लास्ट लेटर व। और मारा भी, जो स्थापना भी की कण्व वंश की, वो किसने की? वासुदेव ने। कब की थी? 73 ईसा पूर्व में। तो अब हमें पता चलता है कि जो वंश था शुंग वंश वो कब से कब तक था? जब 184 ईसा पूर्व में उसकी हत्या की गई थी बृहद्रथ की पुष्यमित्र शुंग द्वारा, और जब शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या हुई थी 73 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो 73 ईसा पूर्व तक, 184 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक हमारे पास क्या आता है? शुंग वंश। फ्रेंड्स, आपको रट्टा नहीं लगाना है, आपको बस चीज़ों को समझना है और इस वीडियो को एक बार देखना है। आपके सारे के सारे डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे शुंग वंश को लेके। तो जब बात आती है बृहद्रथ की हत्या की, तो अब हमें पता होना चाहिए कहानी की तरह कि जो पुष्यमित्र शुंग थे ये बृहद्रथ के सेनापति थे, लेकिन फिर भी इन्होंने बृहद्रथ की हत्या क्यों की? ये जो बृहद्रथ थे क्या थे? ब्राह्मण। ये बृहद्रथ नहीं, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग क्या थे? ब्राह्मण। और आपको पता ही है जो अशोक के आगे को वंशज थे बृहद्रथ मौर्य वंश में, वो क्या थे? बौद्ध। तो इसका एक कारण यह भी माना जाता है कि जो बृहद्रथ थे वो बहुत ही बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और जीवों की हत्या नहीं करते थे, युद्धों में विश्वास नहीं रखते थे। इसलिए भी पुष्यमित्र शुंग जो थे उन्होंने अपने राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी। और इसका एक कारण और यह भी माना जाता है कि जो यवन शासक थे और ग्रीक, बैक्टीरिया के ग्रीक वगैरह जिनको बोला जाता है, वो कंधार वगैरह अफगानिस्तान का एरिया उन्होंने जीत लिया था और वो इंडिया की साइड को आ रहे थे। लेकिन जो ब्राह्मण थे हमारे पास पुष्यमित्र शुंग, वो उस टाइम बृहद्रथ के अमात्य थे। अमात्य मतलब वो उस टाइम का सेनापति का पद होता था। तो इसलिए भी उन्होंने देखा कि जो बृहद्रथ है वो कुछ नहीं कर रहा है और अनेक छोटे छोटे राज्य उभर के सामने आ रहे हैं। इसलिए भी पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करना उचित समझा। अब आपको याद होगा मौर्य वंश में जो कैपिटल थी वो क्या थी? पाटलिपुत्र। मतलब बृहद्रथ जो अंतिम शासक था मौर्य वंश का, उसकी जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। लेकिन पुष्यमित्र शुंग जो थे उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी? विदिशा में। कहाँ की? विदिशा। अब आपको रट्टा नहीं लगाना है, आपको बस एक बात याद रखनी है कि अब मान लो ये जो पुष्यमित्र शुंग थे इन्होंने बृहद्रथ की हत्या कर दी। अब पाटलिपुत्र में उनके कुछ फॉलोअर भी होंगे बृहद्रथ के, जो पुष्यमित्र शुंग से बदला ले सकते थे। इसलिए पुष्यमित्र शुंग ने क्या उचित समझा कि अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से विदिशा स्थानांतरित कर दिया जाए। और विदिशा का एक नाम था उस टाइम बेसनगर। इतना क्लियर हो गया ना सबको? आप देख सकते हैं संस्थापक पुष्यमित्र शुंग जो मौर्यों के सेनापति थे, और अंतिम शासक देवभूति जिनकी हत्या वासुदेव ऑफ कण्व वंश ने की थी 73 ईसा पूर्व में। और जो शुंग थे वो क्या थे? ये क्वेश्चन बनता है कि शुंग किस जाति के थे? ब्राह्मण। और पुष्यमित्र शुंग सेनापति की उपाधि किसने ली थी?
सेनापति की उपाधि ली थी पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि बृहद्रथ के दरबार में एक सेनापति मतलब अमात्य ही था उस टाइम। जो अमात्य का पद होता था सेनापति की तरह होता था। और बृहद्रथ की जो हत्या की उसके बाद राजधानी स्थानांतरित की विदिशा एमपी में, मतलब बेस नगर भी कहा जाता था जिसे। उसके बाद आते हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। वो हमें कहाँ से मिलती है? अयोध्या अभिलेख से। कहाँ से? अयोध्या अभिलेख से। आपको एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है? अयोध्या अभिलेख से। अयोध्या का राज्यपाल था उस टाइम धनदेव। जब पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो अयोध्या अभिलेख से हमें यह भी बात पता चलती है कि किस राजा ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने। एक बार तो जब ये राजा बने तब करवाया, और जब इनका शासन मतलब अंत होने वाला था इनके शासन का, उस टाइम भी इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे महर्षि पतंजलि। इनके बारे में अयोध्या अभिलेख से पता चलता है। और महर्षि पतंजलि को कौन नहीं जानता? अभी स्वामी रामदेव जी हैं, उन्होंने भी पतंजलि के कितने प्रोडक्ट्स चलाए हुए हैं आयुर्वेदा में, तो इसलिए आपको याद रह जाएगा महर्षि पतंजलि। और जो महर्षि पतंजलि थे इन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। और जो पाणिनि थे, पाणिनि ये क्या थे? संस्कृत के पहले व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता थे। और जो पाणिनि थे वो महापद्मानंद के दरबार में होते थे। महापद्मानंद कौन थे? अब वो थे संस्थापक नंदवंश के। तो जो नंदवंश के संस्थापक थे महापद्मानंद, उनके दरबार में पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी। और इसी जो पतंजलि थे शुंग वंश के टाइम, उन्होंने उसी पाणिनि की जो अष्टाध्यायी थी उसको सरल भाषा में लिखा, मतलब उसके ऊपर टीका लिखा और उसको क्या नाम दिया? महाभाष्य। तो क्या क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे? एक तो बन रहा है किस राजा ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया? पुष्यमित्र शुंग ने। और महाभाष्य जो लिखा है किसने लिखा है? पतंजलि ने। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने। फिर नेक्स्ट आते हैं हम पुष्यमित्र शुंग के ऊपर, जिनको क्या कहा जाता है? बौद्धों का उत्पीड़क, क्योंकि उन्होंने बौद्धों का बहुत उत्पीड़न किया था। क्योंकि ये ब्राह्मण थे ना, स्वयं रट्टा नहीं लगाना है, आपको याद रखनी है, स्वयं ब्राह्मण थे और इसलिए इन्होंने क्या किया? बौद्धों का उत्पीड़न कर दिया। तो पाटलिपुत्र के जो कुकुटराम महाविहार को इन्होंने नष्ट किया। ये क्वेश्चन ये बन रहा है इंपॉर्टेंट। पाटलिपुत्र के कुकुटराम महाविहार को नष्ट किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। और 3 बार इन्होंने इस को नष्ट करने की कोशिश की थी। उसके बाद लेकिन बाद में क्या हुआ? धीरे धीरे इनका धर्म, जो पुष्यमित्र शुंग थे वो बौद्ध धर्म से प्रभावित हो गए और इन्होंने स्वयं भी 2 स्तूपों का निर्माण करवाया। एक तो जो अशोक का सांची का स्तूप था उसका इन्होंने दोबारा से कंस्ट्रक्शन करवाई, मतलब उसको रिपेयर करवाई दोबारा से। और एक था जो भरूच स्तूप, जिसकी खोज 1873 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, उसका इन्होंने निर्माण करवाया। तो 2 स्तूप जो हैं पुष्यमित्र शुंग से रिलेट कर रहे हैं, एक तो सांची का स्तूप, एक भरूच स्तूप। जो भरूच स्तूप है उसकी खोज किसने की है? 1873 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने। आप एक बार जल्दी से इस पेज पे नजर दे सकते हैं। अयोध्या अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है। 2 बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया। उनके दरबार में महर्षि पतंजलि थे। अयोध्या का राज्यपाल उस टाइम धनदेव था। और पुष्यमित्र शुंग ने को बौद्धों का उत्पीड़क कहा जाता है। पाटलिपुत्र के कुकुटराम महाविहार को उन्होंने नष्ट किया। और 2 स्तूप जो थे उनसे रिलेटेड सांची का स्तूप और भरूच स्तूप। और भरूच स्तूप की खोज किसने किया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जो एक महान पुरातत्वविद थे 1873 ईस्वी में। जो अशोककालीन सांची का महास्तूप था उसमें काष्ठ वेदिका पहले लगी थी। तो जो उसमें काष्ठ वेदिका लकड़ी की वेदिका लगी थी उसके स्थान पर इन्होंने पाषाण वेदिका लगवाई थी। और पुष्यमित्र शुंग के जो उत्तराधिकारी थे वो कौन कौन थे? अग्निमित्र, वसुमित्र, वज्रमित्र, भागभद्र और देवभूति। अब आपको पता ही अंतिम शासक कौन था शुंग वंश का? देवभूति। और जो अग्निमित्र थे उनके बारे में जो जानकारी है कालिदास के मालविका अग्निमित्रम से भी मिलती है। कालिदास के मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र विशेष नायक है। और फिर उसके बाद बात आती है भारत पर हिंदी यवनों का आक्रमण, जो कि शुंग वंश के काल में हुआ था। ये जो हिंद यवन थे इनको बैक्टीरियस ग्रीक या बैक्टीरिया के ग्रीक भी कहा जाता है। और
हिंद यवन के दो थे जो मतलब वंश थे, एक था डेमेट्रियस वंश, एक था यूक्रेटाइड्स वंश। मतलब जो हिंद यवन थी, ये दो वंशों में इनका शासन विभाजित था, डेमेट्रियस वंश और यूक्रेटाइड्स वंश। ये बहुत इजी है, नाम आपको पढ़ने में डिफिकल्ट बेशक लग रहे होंगे, आप 2-3 बार इनको पढ़ोगे, बहुत इजी है ये, डेमेट्रियस और यूक्रेटाइड्स वंश। जो डेमेट्रियस वंश था उन्होंने क्या किया था, 183 ईसा पूर्व में, 184 ईसा पूर्व में तो शुंग वंश की स्थापना हुई थी, और 183 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या कर लिया, पंजाब के साकल को जीत लिया, जिसे अब क्या कहा जाता है, सियालकोट कहा जाता है। डेमेट्रियस वंश का सबसे प्रतापी राजा था मिनांडर, जिसका नाम आपने सुना ही होगा। 60 ईसा पूर्व से लेके 120 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया हुआ था। और ये जो बहुत ही प्रतापी राजा थे, किस वंश से रिलेट करते हैं आपको पता होना चाहिए। मिनांडर किस वंश से थे, डेमेट्रियस वंश से। और क्या थे, हिंद यवन। जो एक महान बौद्ध था, बौद्ध भिक्षु था नागसेन, उसने बुक लिखी है मिलिंद पन्हो। और ये जो मिनांडर थे, इन्हीं को नागसेन ने अपनी बुक में मिलिंद कहा है। क्या कहा है, मिलिंद। और मिलिंद पन्हो में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मिलिंद पन्हो में किस किस के बीच का संवाद देखने को मिलता है। वो मिलता है बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर के बीच में संवाद देखने को मिलता है। इन दोनों में बहुत ही लंबी वार्ता चलती है, मतलब वाद विवाद होता है, और लास्ट में क्या होता है, जो मिनांडर है बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को ही अपना लेता है। अब ये जो मिनांडर था, ये कोई छोटा मोटा राजा नहीं था। जैसे सिकंदर महान, बहुत ही महान राजा था, उसी टाइप का ये भी बहुत ही महान राजा हुआ करता था। और देखिए, जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी है बुक, वो एक अज्ञात यूनानी लेखक ने लिखी है। और उस बुक से पता चलता है, यहाँ पे पुस्तक से पता चलता है कि बड़ौच गुजरात के बाजार में मिनांडर के सिक्के चलते थे। ठीक है, तो जो बड़ौच है बाजार गुजरात में, वहां पे किसके सिक्के चलते थे, मिनांडर के सिक्के चलते थे। अब कोई ऐसे छोटा मोटा राजा तो अपने सिक्के चला नहीं सकता, मतलब वो कोई बहुत ही बड़ा राजा रहा होगा ना, तो मिनांडर तो देखिए वो भी बौद्ध धर्म से कितना प्रभावित हो गया था। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, पेरिप्लस का मतलब क्या होता है, नौ चालन चार्ट, और एरिथियन सी का मतलब होता है लाल सागर। फिर जो मिनांडर था, उसने भारत पर दूसरी बार यवन आक्रमण किया था, क्योंकि इससे पहले आक्रमण किसने किया था, डेमेट्रियस प्रथम ने, और दूसरी बार किसने किया है, मिनांडर ने। और शुंग शासकों द्वारा लेकिन ये जो मिनांडर था ये हार गया था। लेकिन धीरे धीरे इन यवनों ने अपना वर्चस्व भारत पर जमाना शुरू कर दिया था, और भारत के छोटे छोटे हिस्सों को अपने अंडर ले रहे थे, लेकिन ये शुंगों द्वारा हार गए थे। फिर बात आती है, मिनांडर के सिक्कों पर धर्मचक्र, हाथी के चित्र और धार्मिक शब्द मिलते हैं। किसके सिक्कों पे मिलते हैं धर्मचक्र और हाथी के चित्र, मिनांडर के सिक्कों पे। और जो डेमेट्रियस प्रथम था, मैंने आपको बताया वो भी हार गया था पुष्यमित्र शुंग और उसके पौत्र वसुमित्र द्वारा। जो पुष्यमित्र शुंग था, उनका बेटा था अग्निमित्र, हमने पीछे इनके उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ा, और उसके बाद थे इनके पौत्र वसुमित्र। तो इनके द्वारा ये डेमेट्रियस प्रथम जो था हार गया था, लेकिन इन्होंने पंजाब के साकल को जीत लिया था। और हिंद यवन, फिर बात आती है जो हिंद यवनों की दूसरी शाखा थी यूक्रेटाइड्स, उनके बारे में। उनका जो सबसे प्रतापी राजा था वो था एंटियालकिड्स। अब आप इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि एंटी, एंटी क्या होता है, विरोधी, एंटी। तो एंटी और आगे लास्ट वर्ड क्या है, किड्स, जो बच्चों का विरोधी है, एंटियालकिड्स। ठीक है, उस करके आप इसको नाम को याद रख सकते हो। तो एक बहुत ही फेमस राजा आता है एंटियालकिड्स, जो यूक्रेटाइड्स वंश से संबंधित रखता है। तो हिंद यवनों का जो यूक्रेटाइड्स वंश था उसकी राजधानी थी तक्षशिला। और एंटियालकिड्स ने अपना राजदूत भेजा हेलियोडोरस, किसके दरबार में, भागभद्र के दरबार में अपना राजदूत इन्होंने भेजा। जो भागभद्र था वो क्या था, वो भी एक शुंग राजा था। एंटियालकिड्स ने किसको भेजा था, अपने राजदूत हेलियोडोरस को, किसके दरबार में, भागभद्र के दरबार में। और जो भागभद्र थे वो भागवत धर्म को मानते थे, और जो हेलियोडोरस थे उन्होंने भी भागवत धर्म से प्रभावित होकर बेसनगर, मतलब जो कि शुंगों की कैपिटल थी, विदिशा एमपी में, तो वहां पे वासुदेव के सम्मान में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। हिंदू धर्म से संबंधित पहला स्मारक था यह।
ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बना है कि क्योंकि जो पहला होता है आखिरी होता है वो तो हर जगह इंपॉर्टेंट होता ही है। तो हिंदू धर्म से संबंधित जो पहला स्मारक कौन है? हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ। तो सर्वप्रथम इन्होंने ही भारत में सोने के सिक्के चलाए। तो जो हिंद यवन थे इन्होंने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए और हिंद यवन शासकों ने सर्वप्रथम भारत में लेख युक्त और रूप चित्रांकित सिक्के चलाए। जो हिंद यवन थे उन्होंने सबसे पहले लेखों वाले और जिन पे शासकों के चित्र बने होते थे ऐसे सिक्के चलाए। आप एक बार पूरा का पूरा पेज रीड कर सकते हो। हेलियोडोरस राजदूत थे, उनको भेजा था जो कीट्स के एंटी थे, एंटियाल कीट्स ने किसके दरबार में भेजा था? क्वेश्चन आता है, भागभद्र के दरबार में। और हेलियोडोरस ने पहला गरुड़ स्तंभ जो हिंदू धर्म से संबंधित पहला स्मारक था स्थापित किया था। हिंदी यवनों ने भारत में सोने के सिक्के चलाए थे, भी मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और हिंदी यवन शासकों ने सर्वप्रथम भारत में लेख युक्त और रूप चित्रांकित सिक्के चलाए। फिर हम देखेंगे स्पेशल फैक्ट्स अबाउट शुंगा डायनेस्टी। जो कुछ स्पेशल फैक्ट्स हैं शुंगा डायनेस्टी के बारे में, जैसे कि मनु स्मृति, सबसे प्राचीन स्मृति कौन है? मनु स्मृति। उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो शुंग काल में आया। और जो विदिशा का गरुड़ स्तंभ है हेलियोडोरस ने दिया था ना, तो वो भी हमें शुंग काल के टाइम में मिला है। और अजंता का 9वां चैत्य मंदिर वो भी शुंग टाइम में बना था। नासिक तथा कार्ले का चैत्य मंदिर भी शुंग काल में बना है। उसके बाद देखते हैं हम यूनानियों की देन। यूनानी जो हिंद यवन थे उनको यूनानी भी कहा जाता है और बैक्टीरिया के ग्रीक भी कहा जाता है। सांचों से सिक्का निर्माण की विधि किसने दी? पहले सिक्के जो थे हाथों से बनाए जाते थे, लेकिन सांचों से सिक्का निर्माण की विधि किसने दी हमें? यूनानियों ने। और मुद्राओं पर राजा का नाम, चित्र तथा तिथि अंकित करने का प्रचलन, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मुद्राओं पे रूप चित्रांकित सिक्के बनाना किसने स्टार्ट किया है? यूनानियों ने। तो ये देन भी हमें यूनानियों से मिली है। काल गणना के बारे में, सप्ताह के 7 दिन, 12 राशियां, कैलेंडर वर्ष और ज्योतिष का विकास, नाटक में प्रयुक्त होने वाला जो पर्दा है, तो ये सारी चीजें भी हमें कहाँ से मिली हैं? यूनानियों से। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।